नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं सभी स्टूडेंट्स को दे दूं। आज हम लोग जो है क्लास 11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टर्म 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है और उन 2 पार्ट को अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पर आपको बाकी जो 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस बार के क्लास 11 के टर्म 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम? ठीक है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम? प्रोग्रामिंग नहीं, प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है? आंसर यहाँ पर बताया गया है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में कि पैराडाइम रेफर्स टू अ वे ऑफ स्टाइल, ना अ वे और स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी पैराडाइम का मतलब होता है प्रोग्रामिंग करने का वे या प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल, यानी प्रोग्रामिंग करने के तरीके को कहते हैं हम लोग पैराडाइम। इट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, है ना। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हम किसी खास लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बट रेदर इट रेफर टू द वे वी प्रोग्राम। यहाँ पर किसी खास लैंग्वेज के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है हम लोगों का प्रोग्राम करने का तरीका को लेकर के। जैसे अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए C++ और जावा है, इसके बारे में हमने कह दिया कि ये इसमें प्रोग्राम करने का तरीका एक जैसा होता है। वही अगर हम लोग बोल दे कि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामिंग करने का तरीका जो है वो अलग होता है, तो यहाँ पर हम लोग वे ऑफ प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे बात नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करने के तरीके को लेकर बात कर रहे हैं कि एक अलग तरह का प्रोग्रामिंग है ना, जिसमें कुछ लैंग्वेजेस आ जाएंगे। दूसरे तरह का प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्राम करने का तरीका के आधार पर एक दूसरे तरह का प्रोग्रामिंग जिसमें कुछ और लैंग्वेजेस आ सकते हैं। सम कॉमन पैराडाइम आर, ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग पैराडाइम यहाँ पर आपका लिखा गया है। और ये जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम लिखा गया है ये तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन बहुत सारे तरीके में से मैंने केवल उन्हीं को शामिल किया है जो आपके क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो पहला जो है वो है आपका प्रोसीजरल और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और दूसरा है हम लोगों का ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, और तीसरा है हम लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमने यहाँ पर आंसर देख लिया, प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है ना। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम? ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है? इसके बारे में सिंपली कहा गया है कि द प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट फोकस ऑन प्रोसीजर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज नोन एज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, यानी ऐसा प्रोग्रामिंग करने का तरीका या ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच जिसमें हम लोग फोकस करते हैं, हमारा केंद्र होता है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो प्रोसीजर होगा, यानी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो प्रोसीजर होगा, जो तरीका होगा कि भाई ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्यूशन इसका किया जाए, उस पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित रहे। इस तरह के प्रोग्रामिंग अप्रोच को हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोसीजर है ना, नाम से ही झलकता है, प्रोसीजर मतलब तरीका, कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को करने के लिए मुझको क्या करना होगा, क्या करना होगा कि मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। इस तरह के प्रोग्रामिंग अप्रोच को ही हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते हैं। यहां पर कहता है कि द अप्रोच एम्फेसाइजेस मतलब फोकस होना है ना, द अप्रोच एम्फेसाइजेस ऑन द डूइंग rather than the data। यहां पर हमारा या इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम पर हमारा मुख्य फोकस होता है करने को लेकर के, कि क्या किया जाए कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, न कि हम लोग डेटा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, आप किए भी होगे मेरे ख्याल से, तो प्रोग्रामिंग में एक खास चीज होता है डेटा। ठीक है, 2 चीज होते हैं, एक होता है फंक्शन और एक होता है डेटा। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है वो फंक्शन पे फोकस करता है, वो डेटा पे फोकस नहीं करता है। ठीक, आगे यहाँ पर बताया गया है लिमिटेशन ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच। क्या लिमिटेशन है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच का, क्या जो है लिमिटेशन है वो जान लीजिए।
यहाँ पर कहा गया है कि एम्फेसिस ऑन एल्गोरिदम यानी कि प्रोसीजर रेदर देन डेटा। यहाँ पर पूरा फोकस हमारा एल्गोरिदम के ऊपर होता है, ना कि हमारा डेटा के ऊपर होता है। अब एल्गोरिदम क्या होता है, तो वो तो एल्गोरिदम आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो एक चैप्टर में पढ़ाया गया एल्गोरिदम क्या होता है। अगला पॉइंट कहता है इट डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड वेरी वेल। ये यहाँ पर हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड जो है हमारा, है ना, जो रियल वर्ल्ड है उसको अच्छे तरीके से ये मॉडल नहीं कर पाता है, ठीक है। मॉडल कर पाना, जैसे मान लीजिए आपको रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के लिए कोई मॉडल तैयार करना है, तो वो मॉडल इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम की मदद से बहुत बेहतर तरीके से मॉडल नहीं हो पाता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोगों का है व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। यहाँ पर कहा गया है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, यानी जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक हिस्सा है। इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अ बिग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नॉन एज मॉड्यूल्स। इस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम एक बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक प्रोग्राम जो होता है वो बहुत सारे मॉड्यूल से, है ना, बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर बना होता है। विच आई मस्ट केसेस वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर्स, यानी ये जितने भी मॉड्यूल है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। इच मॉड्यूल कैन वर्क विथ इट्स ऑन डेटा, हर एक मॉड्यूल अपने खुद के डेटा के साथ काम करता है, एज वेल एज विद द डेटा पास टू इट, या इसके अलावा जो डेटा उसको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को इसको समझने के लिए बताया गया है, हो सकता है थोड़ा विजिबल यहाँ पर ना हो, यहाँ पर लिखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको 3 मॉड्यूल में बांटा गया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में। फिर आगे चल करके हमने ये पहले वाले मॉड्यूल को 2 सब मॉड्यूल में डिवाइड किया है। फिर आगे चल करके ये जो पहला सब मॉड्यूल है उसको फिर आगे चल करके 2 सब रूटीन में डिवाइड किया गया है। अगर आपको ये मॉड्यूल या रूटीन समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा सा बात समझिए कि हिस्से में बांट रहे हैं ना, पहला मॉड्यूल को 2 हिस्से में बांटे, ठीक है, और इसके हिस्से को हम सब मॉड्यूल कह रहे हैं। फिर ये जो सब मॉड्यूल है उसको 2 हिस्से में बांटे और इसको हम लोग यहाँ पर सब रूटीन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अगर आपको समझना है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कार है और आपके कार में जो है कार का इंजन एक अलग मॉड्यूल है और आपके कार में जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है वो एक अलग मॉड्यूल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होकर के सब काम करता है लेकिन मिलकर के आपके एक कार के अंदर ही है, कार में इंजन भी है और कार में आपका म्यूजिक सिस्टम भी है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब अलग अलग मॉड्यूल है और इस अलग अलग मॉड्यूल से मिलकर के आपका कार बना है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का एडवांटेज क्या है, कहता है इट बिकम्स इजी टू मैनेज अ प्रोग्राम, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि प्रोग्राम को मैनेज करना आसान होता है। आगे आगे ये कहा गया है कि इट बिकम्स इजी टू वर्क इन अ टीम, ठीक है, किसी टीम में काम करना आसान होता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ना, प्रोग्राम का जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। इट बिकम्स इजी टू रीयूज फंक्शन, यहाँ पर इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में किसी फंक्शन को रीयूज करना आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा टर्म्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, इस टर्म्स को समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तब जाकर के इन क्वेश्चंस के आंसर को समझाया जाता है तो समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वर्ड है। अब जैसे आपको समझ में नहीं आएगा सर फंक्शन क्या हो गया, है ना, अब ये क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम क्या हो गया, तो इसके लिए जो है आपको इससे पहले ये जिस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है उससे पहले बाकी जितने चैप्टर्स उसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आता है। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि डिबगिंग ऑफ ए प्रोग्राम बिकम्स इजी, है ना, प्रोग्राम का जो डिबगिंग है यानी प्रोग्राम में जो एरर पाया जाता है उसको सुधारना ये आसान होता है। आगे चलते हैं, गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आपको फुल फॉर्म बताना है, जैसे सीवीटी का फुल फॉर्म बताना है, तो सीवीटी का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। यूपीएस का फुल फॉर्म बताना है अनइंटरप्टेड
अनइंटरप्टेड भी होता है और इसके अलावा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई भी होता है, SMPS, स्विच्ड, है ना, मोड पावर सप्लाई। तो ये आप तीन यहाँ पर फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, ये कुछ साल पहले क्लास 11 के एग्जाम में आ चुका है। आगे हम लोग का डिस्टिंग बिटवीन फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर इन फंक्शन, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या डिफरेंस है किसी फंक्शन के अंदर, वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझ में ना आए, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा फंक्शन चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, तब ये उसके बीच से ये क्वेश्चन उठा करके बीच से लाया गया है, तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो फिर इस आंसर को सीधे रटने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है द एक्चुअल पैरामीटर आर द वैल्यू दैट आर पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वॉक्ड। एक्चुअल पैरामीटर वो वैल्यू होता है जो हम फंक्शन को पास कराते हैं जब हम फंक्शन को इन्वॉक यानी फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो ये चीज अभी आगे प्रोग्रामिंग कोड्स भी से समझा देंगे अभी, है ना। जो बात यहाँ पर कहा गया है वो सारा कुछ इस प्रोग्रामिंग के जरिए यहाँ पर समझा दिया जाएगा। तो एक्चुअल पैरामीटर के बारे में कहा गया है कि जब आप फंक्शन को कॉल कराते हैं उस वक्त जो फंक्शन को वैल्यू देते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। जबकि फॉर्मल के बारे में कहा गया है कि द फॉर्मल पैरामीटर आर द वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द फंक्शन दैट रिसीव्स वैल्यू व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। तो फॉर्मल पैरामीटर के बारे में कहा गया कि फॉर्मल पैरामीटर में वो वेरिएबल जिसको आपने फंक्शन में डिफाइन किया है ना, फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन के डेफिनेशन में जो वेरिएबल डिफाइन किया गया है जो वैल्यू को रिसीव करेगा, उन वेरिएबल को हम लोग क्या कहेंगे, उन वेरिएबल को हम लोग कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर। तो कोडिंग से ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। खैर आगे आगे चलते हैं। कहता है द एक्चुअल पैरामीटर आर पास बाय द कॉलिंग फंक्शन। एक्चुअल पैरामीटर कब पास कराते हैं, जब फंक्शन को आप कॉल कराते हैं। और कहता है द फॉर्मल पैरामीटर आर इन द कॉल्ड फंक्शन। और फॉर्मल पैरामीटर कहाँ मौजूद होता है, जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं वहां। आगे कहा गया है इन एक्चुअल पैरामीटर देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ डेटा टाइप। एक्चुअल पैरामीटर में हम लोग कोई डेटा टाइप को मेंशन नहीं करने जाते हैं, ओनली द वैल्यू इज मेंशन्ड, हम लोग केवल वैल्यू को मेंशन करते हैं। जबकि इन फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, द डेटा टाइप्स ऑफ द रिसीविंग वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि जो रिसीविंग वैल्यू होगा उसका डेटा टाइप को हम लोग को बताना पड़ता है। तो ये चीज को हम लोग समझने के लिए प्रोग्राम देख ले रहे हैं छोटा सा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h, फिर यहाँ पर ये जो है ये फंक्शन का डेफिनेशन है। फंक्शन का नाम एडिशन है, इसमें दो हम इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इंट एक्स इंट वाई, यही है फॉर्मल पैरामीटर। बस ये जान लो, ये फंक्शन का डेफिनेशन है ना, यहीं पर जो ये दो इंट एक्स और इंट वाई है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर है। और अगर हम आ जाएं यहाँ पर मेन फंक्शन के पास, तो यहाँ पर ये एडिशन, यानी हम इस फंक्शन को क्या करा रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। यहाँ भी कॉल करा रहे हैं और यहाँ भी कॉल करा रहे हैं। कॉल कराते समय आप वैल्यू दे रहे हैं, ना कि डेटा टाइप, है ना। इन फ्लोट ऐसा तक कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप सीधे केवल वैल्यू पास करा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू 2, 3 और 4, 5 ये क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है इन द अबव कोड एक्स एंड वाई आर फॉर्मल पैरामीटर एंड इन एडिशन 2, 3 एंड एडिशन 4, 5, यानी इसके बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर ये जो है 2, 3 और 4, 5, ये 2, 3, 4, 5 क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंस हम दिए हुए इस क्वेश्चन को, है ना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किसी को थोड़ा सा मैं कम इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, उस पर ध्यान देना आप लोग। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर, है ना। सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर को डिफाइन कीजिए। सिंटेक्स एरर के बारे में सिंपली कहा जाता है कि सिंटेक्स एरर अकर्स व्हेन रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मिसयूज्ड। सिंटेक्स एरर कब अकर होता है, कब पाया जाता है, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को आप मिसयूज करते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। व्हेन अ ग्रामेटिकल रूल ऑफ C++ इज वायलेटेड, यानी कि C++ जो कि एक कंप्यूटर की भाषा है, तो इसका जो ग्रामेटिकल रूल है इसको अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं ना, वायलेटेड मतलब उल्लंघन करना होता है, तो जब आप इसका उल्लंघन करते हैं तब आपको जो है जो एरर देखने को मिलता है वो एरर कहलाता है सिंटेक्स एरर। जैसे फॉर एग्जांपल कब कब हो सकता है, ठीक है। ऐसे तो एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉमन एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा मैंने नॉट डिक्लेयरिंग एन आइडेंटिफायर यूज्ड इन प्रोग्राम। आपने अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल का इस्तेमाल किया है लेकिन आपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है,
ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना शायद आप जानते होंगे, जैसे अगर हमने ए नाम का वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मैंने कहीं बताया ही नहीं है कि ए इंटीजर है कि ए फ्लोट है कि ए कैर है, तो ये तो क्या कहलाएगा, तो सिंटेक्स एरर हो जाएगा फिर वहां पर। आगे कहता है इम्प्रोपरली मैचेस पैरेंथेसिस, यानी ये जो पैरेंथेसिस है यानी ये जो ब्रैकेट है ये सही तरीके से नहीं लगाए, मान लीजिए एक तरफ लगाए हैं और दूसरी तरफ लगाना भूल गए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते, स्क्वायर ब्रैकेट सही से लगाए नहीं है या कर्ली ब्रेसेस सही से नहीं लगाए हैं, एक लगाए एक छोड़ दिए, इसके चलते जो एरर आएगा वो सिंटेक्स एरर होगा। इसके अलावा मिसिंग सेमीकोलन, जैसे किसी स्टेटमेंट के अंत में आपने सेमीकोलन लगाना छोड़ दिया तो वो भी क्या है, उसके चलते भी जो एरर आएगा वो एरर क्या कहलाएगा, वो सिंटेक्स एरर कहलाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा है हम लोग का लॉजिकल एरर। कहता है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एंड रन टाइम इफ नो एरर इज इनकाउंटर्ड, मान लीजिए प्रोग्राम को कंपाइल करा रहे हो या प्रोग्राम को आप रन करा रहे हो, उस वक्त आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है। एंड डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन सर्टेन इनपुट वैल्यू आर गिवन। और कहते हैं कि आप प्रोग्राम को रन तो कराएं लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं और आपको जो आउटपुट मिलता है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं होता है। डिजायर्ड मतलब जैसा आप आशा कर रहे थे कि आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए लेकिन वैसा आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलता है, आपको कुछ गलत आउटपुट मिलता है ना। जब आप कुछ इनपुट करते हैं तो है ना, प्रोग्राम रन कराते हैं तो कुछ वैल्यू आप इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसा आउटपुट आना चाहिए लेकिन वैसा आउटपुट आपको मिलता नहीं है, तो कहता है कि दीज टाइप ऑफ एरर्स, यानी आपको यहाँ पर आउटपुट में गलती है, तो दीज टाइप्स ऑफ एरर यानी कि ये आउटपुट में गलती क्यों हुआ, ठीक है, इसके बारे में कहता है दीज टाइप्स ऑफ एरर विच प्रोवाइड इनकरेक्ट आउटपुट, है ना, वो एरर जिसमें कि आपको इनकरेक्ट आउटपुट देखने को मिलता है बट अपियर टू बी एरर फ्री, यानी आपने जब प्रोग्राम को कंपाइल कराया तब तो एरर नहीं बताया, है ना, आपने प्रोग्राम को रन कराया तब तो एरर नहीं बताया, लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है, तो ये भी गलत आउटपुट आ रहा है तो ये भी तो एक एरर ही है, तो इसे क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा आर कॉल्ड लॉजिकल एरर, इसको लॉजिकल एरर कहा जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोग्रामर्स मिस्टेक, और ऐसा क्यों होता है, प्रोग्रामर की गलती से होता है, ठीक है, प्रोग्रामर की गलती से। हालांकि प्रोग्रामर की गलती तो सिंटेक्स एरर में भी है, लेकिन यहाँ पर रूल्स वूल्स सब आप सारा कुछ सही फॉलो कर रहे हैं लेकिन तब भी कुछ मिस कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल के बारे में कह रहा है यहाँ पर, जैसे कह रहा है इनकरेक्टली इम्प्लीमेंटेड एल्गोरिदम और अनमार्क्ड एंड ऑफ लूप। जैसे क्या हुआ कि आपने एल्गोरिदम यानी आपने जो है जो लॉजिक है वो गलत लगाया, इसके चलते भी गलत आउटपुट आता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि आपने कोई लूप का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए लूप का जानकारी होना चाहिए, यहाँ जो लूप का हम आप लोगों को जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर लूप का जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अनमार्क्ड एंड ऑफ लूप, यानी आप लूप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में लेकिन आपने लूप का एंड नहीं बताया। अब लूप का एंड नहीं बताया तो पता चल रहा है लूप चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, वो कभी रुक ही नहीं रहा है, तो ये किस तरह का एरर हो गया, ये लॉजिकल एरर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, ठीक है, ये क्वेश्चन 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जब आप 12 में जाइएगा तो भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि ये जो डेफिनेशन है दोनों में कहीं ना कहीं, दोनों क्लास में कहीं ना कहीं कई बार पूछा भी गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, इसको ओओपी यहाँ पर कह रहे हैं शॉर्ट में। ओओपी एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है दैट कंबाइंस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग दैट डेटा, जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, कंबाइन करता है, और इसी इंस्ट्रक्शन से डेटा पे काम होता है। वही लिख रहा है कि फॉर प्रोसेसिंग दैट डेटा इनटू एन ऑब्जेक्ट, है ना, प्रोसेस करता है डेटा को और क्या फिर आपका बनता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट बनता है दैट कैन बी यूज्ड विद इन द प्रोग्राम, और आप ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपके प्रोग्राम में क्या होगा, इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स कंसेप्ट दैट हेल्प्स मॉडलिंग कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है कुछ कंसेप्ट, और इन कंसेप्ट की मदद से हम जो है रियल वर्ल्ड में जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, जो रियल वर्ल्ड में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको जो है मॉडल कर पाते हैं। तो मॉडलिंग कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसको मॉडल करते हैं इनटू मैनेजेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो आप जो है मॉडल कर पाते हैं और मॉडल करने के बाद आप एक बेहतर जो है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए आप सॉफ्टवेयर बना पाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है काफी लंबा डिस्कशन का चीज है, ये 4 लाइंस को केवल बता देना और इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर देना केवल यही नहीं है, इसको समझने के लिए काफी लंबा क्लास का जरूरत होता है, ठीक है, काफी कंसेप्चुअल चीज। तो यहाँ पर आप लोग को चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह करके बताया जा रहा है इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर हम लोग इसको समय नहीं दे रहे हैं समझाने में।
आगे कहता है द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्यूज अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से देखते हैं, ऑब्जेक्ट की टर्म में देखते हैं। इन्वॉल्व है ना, ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रेदर देन प्रोसीजर फॉर डूइंग इट। यानी हम लोग देखते हैं कि किसी प्रॉब्लम में, यानी किसी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ क्या क्या ऑब्जेक्ट है, किसी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ क्या क्या ऑब्जेक्ट है। हमारा फोकस किस पे होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, प्रोसीजर के ऊपर नहीं होता है। रेदर देन ऑफ प्रोसीजर फॉर डूइंग इट, हम लोग प्रोसीजर पर यानी फंक्शन पर हमारा फोकस नहीं होता है, हमारा फोकस किस पे होता है, हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशनल ऑपरेटर है ना, कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो क्वेश्चन मार्क और कोलोन होता है। इसके बारे में सिंपली कहा गया है कि इट इज ए टर्नरी ऑपरेटर। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है एक्सप्रेशन वन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन टू कोलोन, एक्सप्रेशन थ्री। यहाँ पर कह रहा है कि हेयर एक्सप्रेशन वन इज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन वन है वो एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। और कहता है इफ एक्सप्रेशन गिव्स रिजल्ट ट्रू, यानी ये जो एक्सप्रेशन वन है अगर ये ट्रू देता है देन फाइनल रिजल्ट विल बी एक्सप्रेशन टू, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक्सप्रेशन टू होगा। और इफ एक्सप्रेशन वन, यहाँ पर वन छूट रहा है ना, एक्सप्रेशन वन, इफ एक्सप्रेशन वन गिव्स रिजल्ट फॉल्स, अगर एक्सप्रेशन वन मुझको फॉल्स देता है देन फाइनल रिजल्ट विल बी एक्सप्रेशन थ्री, तो हमारा फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेशन थ्री होगा। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है कोडिंग देख लेते हैं, कोडिंग से चीजें थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आती है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कोलोन हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंड मेन। हो सकता है स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज कर जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डॉट एच लिखते हैं आईओस्ट्रीम डॉट एच, तो आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को मत लिखना, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अगर डॉट एच लिखते हैं तो। और अगर डॉट एच नहीं लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आगे है इंट मेन, मेन फंक्शन। यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल बनाया है ए बी और मैक्स, है ना, ए बी और मैक्स। अब देखिए प्रोग्रामिंग जिनको समझना है या सी प्लस प्लस को बहुत अच्छा तरीके से सिलसिलेवार ढंग से समझना है, वो हम लोगों का जो है रिवीजन क्लासेस चल रहा है, ठीक है। रिवीजन क्लासेस का वीडियो अपलोडेड है, वो शुरू से वीडियो डे वन डे टू डे थ्री से देखना शुरू कीजिएगा, तो आपको प्रोग्रामिंग और सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यानी कि उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल हमने बनाया ए बी और मैक्स नाम का। यहाँ पर मैंने लिखा सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू क्या कीजिए, ए और बी का वैल्यू डालिए। सीन ए बी, आप दो वैल्यू डालिएगा ए और बी में। मान लीजिए ए में 10 डाला और बी में क्या डाला, 20 डाला। यहाँ पर देखिए क्या, मैक्स इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक्सप्रेशन वन है, यहाँ जो ए लिखा है ये एक्सप्रेशन टू है, और ये जो बी है ये एक्सप्रेशन थ्री है। तो यहाँ पर फैसला कर लीजिए कि कंडीशन ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। ए मतलब कितना, 10, इज ग्रेटर देन बी, यानी 10 क्या 20 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने पे क्या बताया गया था कि कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो रिजल्ट विल बी एक्सप्रेशन थ्री। तो एक्सप्रेशन थ्री क्या है, बी है। तो मैक्स इक्वल टू बी, यानी बी का जो वैल्यू 20 है वो किसमें स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा मैक्स में, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होने पर एक्सप्रेशन थ्री विल बी आंसर। तो यहाँ पर जो है मैक्स इक्वल टू, क्वेश्चन पूछा था कि मैक्स इक्वल टू व्हाट, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो बताया गया कि फॉल्स है। जैसा मैंने वैल्यू डाला तो फॉल्स है, तो क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन थ्री यानी बी, बी विल बी मैक्स, मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं कि अब आ गया है सी आउट मैक्सिमम नंबर इज मैक्स। तो मैक्स में तो 20 स्टोर हो चुका है ना, बी का वैल्यू स्टोर हो चुका था मैक्स में, तो प्रिंट करेगा मैक्सिमम नंबर इज 20। और वही इस प्रोग्राम को अगर हम लोग आउटपुट कुछ, या इस प्रोग्राम को दोबारा अगर हम लोग रन कराते हैं, और रन कराने पर कुछ ऐसा हम लोग करते हैं कि भाई यहाँ पर कहता है आपको कि दो नंबर डालो, तो हमने डाल दिया पहला वैल्यू 100 और दूसरा वैल्यू डाल दिया मैंने 50, ठीक। यानी ये ए हो गया, ए मतलब 100, ए में 100 डाला, बी में 50 डाला। अब यहाँ चेक करा लो, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए का वैल्यू बी से बड़ा है, बिल्कुल। ए का वैल्यू क्या है, 100 है, बी का वैल्यू कितना है, 50 है। तो 100 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो एक्सप्रेशन टू विल बी आंसर, यानी ए का वैल्यू मैक्स में स्टोर होगा, यानी ए का वैल्यू जो 100 है वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा, यानी मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, ए का वैल्यू यानी 100। तो यहाँ पर प्रिंट कराओगे आप लोग सी आउट मैक्सिमम नंबर इज मैक्स, तो मैक्सिमम नंबर इज 100, इस तरीके से। नाउ अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर विद एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर कह रहा है साइज ऑफ के बारे में कि दिस ऑपरेटर गिव साइज ऑफ डेटा, साइज ऑफ डेटा टाइप। ये ऑपरेटर जो होता है किसी डेटा टाइप का साइज बताता है, या किसी वेरिएबल का साइज बताता है, या किसी कांस्टेंट का साइज बताता है इन टर्म्स ऑफ बाइट, ठीक है।
किसी डेटा टाइप का साइज बताएगा, किसी वेरिएबल का साइज बताएगा, या किसी कांस्टेंट का साइज बताएगा इन टर्म्स ऑफ बाइट, है ना, बाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन इंट ए इक्वल टू 45। अब यहाँ पर देखिए इंट जो है वो डेटा टाइप है ना, दिस इज डेटा टाइप। ए क्या है, तो ए मेरा वेरिएबल है, और ये 45 क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। अब देखिए मैंने लिखा सी आउट साइज ऑफ 24, 24 क्या है, कांस्टेंट है, तो 24 यानी कि ये इंटीजर है, तो इंटीजर मेमोरी में कितना बाइट जगह लेता है, 2 बाइट जगह लेता है, तो ये 2 प्रिंट करेगा, यानी साइज ऑफ 24 ये आउटपुट के रूप में क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि 24 जो इंटीजर वैल्यू है वो कितना बाइट मेमोरी में जगह लेता है, 2 बाइट। अब है सी आउट साइज ऑफ ए। अब ए यानी किसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है वेरिएबल का, ठीक है, ए नाम का जो हमने यहाँ पर वेरिएबल लिखा ना, इंट ए इक्वल टू 45, उसके बारे में बात हो रहा है। तो ए किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, तो ये भी साइज ऑफ ए क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर सी आउट साइज ऑफ इंट। अब इंट का साइज कितना होता है, 2 बाइट होता है ना, तो साइज ऑफ इंट क्या, 2 प्रिंट करेगा। अब ये होता है तो ये तो जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे वो तो बता पाएंगे, ठीक है, नहीं तो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनको थोड़ा तो अजीब लग रहा होगा कि ये तो होता है क्यों बोल दे रहे हैं सर। आगे चलते हैं। सी आउट साइज ऑफ डबल। डबल का साइज कितना, 8 बाइट प्रिंट करेगा, और साइज ऑफ कैर कितना प्रिंट करेगा, 1 करेगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, टर्म 2 क्लास 11 के एग्जाम के लिए, जैक बोर्ड वालों के लिए। और इसके बाद हम लोग जो है हम लोगों का जो रेगुलर रिवीजन क्लास है वो तो चल ही रहा है, 7 लेक्चर हो चुका है, 4-5 लेक्चर और होगा, और कोशिश किया जाएगा कि वो जो भी लेक्चर होगा वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और ये जो इधर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो बताया जा रहा है ये भी प्रोबेबली इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, वो एग्जाम में अपीयर हो, और जितना भी आप लोगों को बताया जा रहा है एटलीस्ट वो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि आपके पास 4-5 दिन का समय है, और अच्छे तरीके से रिपीटेशन के साथ देखिएगा तो बहुत कुछ आप लोग सीख पाइएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ भी अभी पढ़ रहे हैं बस ये 11 भर के लिए है, ये सारे के सारे चीज आपको 12 में भी काम आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।